today discuss about history chapter number 2. इसका शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक। यहाँ पर व्यापार से साम्राज्य तक का मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो भारत देश में व्यापार के लिए आए थे और अंत में वो यहाँ उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इससे बीच की जो घटनाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले यहाँ पर मुगल शासन था और मुगल वास्तव में उनका एक क्रम था, वो क्रम कंटिन्यू चलता रहा था। और मुगल बादशाह में जो औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, उन्होंने वर्तमान भारत पे एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर दी थी और इसके अलावा जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके, क्योंकि मुगल बादशाह का जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको अंग्रेजों के द्वारा किले से बाहर निकाल दिया गया था और वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत बनने लगी थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। सन 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया था, जिस विद्रोह में बहुत सारे जवान जिन्होंने इसमें किया था, इसका सहयोग मुगल बादशाह के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर ने भी सहयोग किया था। और इसके साथ में कई ऐसी घटनाएं और हुई थी, इसके कारण सर्वप्रथम टॉपिक में आते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में मतलब कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था वो कब हुआ था? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था, कि जो बाकी इंग्लैंड की महारानी थी उनके द्वारा उन्होंने इजाजतनामा ले लिया था भारत में व्यापार करने के लिए, और एक कंपनी के रूप में सन 1600 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। सन 1600 इसमें जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने के लिए का एक अधिकार मिल गया था, और कोई उनको अधिकार प्राप्त था वो पूर्व साइड से व्यापार करने के लिए दिया था। और इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में इस कंपनियों से होल्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सब उनके खिलाफ था। उन्हें जो परमिशन दी इस चार्टर के सारे कंपनी समूह का लाकर नए इलाकों को खरीद सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में, कि वो यहाँ व्यापार करते थे, और व्यापार में जो वस्तुओं थी उनको कम मूल्य पर खरीद करके और यूरोप से अपने इंग्लैंड में देश में उनको बेच सकते थे। उस जमाने में वाणिज्यिक जो कंपनियां थी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। इसका मतलब जो था कंपटीशन होता था उनसे बचाव करके मुनाफा कमा सकती थी, अन्यथा वो नहीं हो सकता था, क्योंकि निर्धारित उनका मूल्य होने के कारण वो कम सस्ते मूल्य पर खरीद करके और उनको यूरोप में बेच देते थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। ये भी समस्या थी, क्योंकि जो भी वस्तुएं यहाँ की बहुमूल्य वस्तुएं थी उनका उपयोग ज़्यादा था और सभी कंपनियां चाहती थी कि वही वस्तु हम ही खरीदें। तो यदि एक व्यक्ति उसको खरीदेगा तो उसकी जो पूर्ति होगी वो कम हो जाती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बड़े बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। सूती वस्त्र का उपयोग जो हमारे यहाँ कपास का बना होता है उससे बनाकर तैयार किए जाते थे, और रेशम एक प्रकार
से रेशम। इनकी मांग सबसे ज़्यादा अधिक थी, इसलिए इनकी पूर्ति करना बहुत ही महंगा होगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, इनके अतिरिक्त सूती रेशमी वस्त्रों के अतिरिक्त काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी ये वस्तुएँ थी, जो स्पीसीज मसाले थे वो हमारे देश में पाए जाते थे और इनकी मांग भी बहुत अधिक थी। अंग्रेज इनको यहाँ से कम कीमत में खरीद करके और अपने देश में उनको बेचते थे। इस प्रकार से अपनी वस्तुओं को किलेबंदी करने और व्यापार मुनाफा कमाने की कोशिशों के कारण स्थानीय शासक थे, उनमें आपस में टकराव होने लगे थे। इस प्रकार से व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि व्यापार अलग था, राजनीतिक अलग था, सबको अलग अलग चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अब आगे जो था वो व्यापार में राजनीति को भी धीरे धीरे जोड़ा जा रहा था। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया को मतलब है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना व्यापार आरंभ किया था वो बंगाल से स्टार्ट किया और पहली यूएस फैक्ट्री उन्होंने 1651 में सृष्टि की। सन 1651 ईस्वी में हुगली नदी किया था, तो हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी कंपनी। व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो व्यापारी जो थे उन व्यापारियों को क्या करते थे, फैक्टर करते थे। और इसी फैक्टर सबसे क्या बन गया था, फैक्ट्री। व्यापारी कंपनी में काम करते थे और उनको फैक्टर कहा जाता था और कंपनी से वही क्या हो गया था, फैक्ट्री कहलाया। इस फैक्ट्री में जो वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, यहीं पर एक ऑफिस यानी दफ्तर बना, कार्यालय बनाया गया था, जहाँ पर चीज को कट्टा गया था। और इनमें से एक गाँव था कालिका था, एक गाँव का नाम था उसका कालिका था, जो वर्तमान में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, तो बाद में कोलकाता भी कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए विचार कर लिया था कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का प्रयास जारी करते हैं। जो व्यापार हम कर रहे हैं किसी कागज का उनको फरमान जारी करना है बिना उसके शुल्क दिए। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी, क्योंकि कंपनी की सोच थी कि वो अधिक से अधिक व्यापार करे और सस्ते मूल्यों पर करे और अपने, क्योंकि उनको मुनाफा तभी होगा जब मुनाफा कब होता है, जब किसी वस्तु को हम कम मूल्य पर खरीद करके और अधिक मूल्य पर उसका विक्रय करें। अगर हम कम मूल्य पर उसका क्रय करते हैं और अधिक पर अगर हम विक्रय करेंगे तो हमें निश्चित है क्या होगा, लाभ होगा। तो इसलिए वो कंपनी के अंग्रेज थे, उनका भी यही मानना था। और यहाँ पर जो एक पढ़ रहा था फरमान, फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश। तो शाही आदेश का है फरमान को बोलते हैं कि शाही आदेश, क्योंकि शाही आदेश का मतलब होता था कि वो परमानेंट आदेश हो जाता है, जिसके द्वारा वो उस कार्य को करने के लिए बात करता है। अगला टॉपिक आता है व्यापारों से युक्त। यहाँ पर मैंने बताया था कि कंपनी में जो व्यापार था और राजनीति की चीज़ अलग अलग थी, लेकिन जब इस तरह की आपस में अगर प्रतिस्पर्धा हो रही थी तो सारी कंपनियां उन्हीं मालों को लेना चाहती थी जो ब्रिटिश उसको ले रहे थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे राजनीति का हस्तक्षेप भी प्रारंभ हो चुका था, यानी कंपनी का जो व्यापार किया जाता है, व्यापार और राजनीति दोनों ही आपस में धीरे धीरे मिलने लगे। यहाँ पर व्यापार से धीरे धीरे व्यापार के बाद युद्धों तक आ गया। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने जो प्रारंभ किया था बंगाल से किया था, तो बंगाल के जो नवाब थे उनमें आपस में
यहाँ तक बात पहुँची थी कि आपस में युद्ध तक लगी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, क्योंकि जब तक मुगल बादशाह शासक रहा औरंगजेब तो ताकतवर था, शक्तिशाली था, इसलिए वहाँ पर किसी की बंदी पड़े। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी अपनी ताकत दिखानी प्रारंभ कर दी थी। उस समय उसी क्षेत्र की ताकतें स्थिति भी ऐसी ही थी, क्योंकि वे धीरे धीरे जो और भी ताकतवर थे वो भी अपनी निजी शक्ति का प्रयोग करने लगे थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी उस टाइम जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान थे, और उसके बाद उनके बेटे अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, जो बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, औरंगजेब ने हाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रमाण जारी करवा दिया औरंगजेब थे। लेकिन बंगाल के जो नवाब थे तो शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था, और इसके लिए व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कंपनी नजराने के बदले होता है उसकी मुनाफा, उसके बदले में तो फिर ऐसे टैक्स के रूप में जो कर भी दिया था जिसको नजराना के वक्त मांगे, और उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। सिक्के बनाते थे, सिक्के बनाते थे, उनको डालने का अधिकार नहीं दिया, और धीरे धीरे किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, और कंपनी में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स भरने को तैयार नहीं है, कंपनी टैक्स देने के तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं सस्ता माल में फायदे क्या होता है, इसलिए वो टैक्स नहीं कर रहे थे। उसके अफसरों और अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए बहुत सारी समस्याएं, ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता चला गया, क्योंकि कंपनी के जो लोग थे अंग्रेज थे, और बंगाल के जो नवाब या उनके जो शक्तिशाली शासक थे उनके साथ इस तरह टकराव बढ़ते गए। टकराव को बढ़ने की प्लासी के विशेष युद्ध के रूप में, और से क्या हुआ, प्लासी का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1756 में हुआ था, ये 1756 ईस्वी, और 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए थे, और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, क्योंकि कंपनी चाहती थी सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद ऐसा कठपुतली का मतलब होता है, हमने देखा कठपुतली का जो नाच होता है जो कराते हैं स्टेज प्रोग्राम के, तो उस पर क्या होता है, उसको कमांड करनी होता है छोटे से धागे के रूप में, और उनको उसको करता है कि उन्हें हमारे सारे जिस चीज़ को जाए अगर मैं उसका हाथ को करना है तो हम उसको प्रेस करें से वो, इसलिए इस तरह का वहाँ का शासक चाहते थे जो कठपुतली उनके इशारों पर कार्य करें, क्योंकि कठपुतली के इशारों पर काम करते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आने लगी, और सिराजुद्दौला के प्रतिनिधि में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, क्योंकि वो अपनी इधर उधर से पूरा शासन हो नहीं पाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य था वो ऊपर हावी होने के क्षेत्र में इधर उधर से अपनी ताकतों का उपयोग कर रहा था। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 1757 में द्वारा रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ गवर्नर था, उसने फिर से युद्ध किया और खुद उसका सेना का नेतृत्व किया। उसके वीर जाफर के ने में हिस्सा नहीं किया, और रॉबर्ट क्लाइव ने कहकर उसे अपने साथ न लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर वीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। उसने उनके साथ कुछ नहीं किया, और जो वीर जाफर था उसको कंपनी के जो नवाब थे उन्होंने अपने से मिला दिया था। इस प्रकार से प्लासी का युद्ध और की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। तो इस प्रकार से किया गया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का नियंत्रण कर दिया, और मुगल सम्राट ने क्या किया, बाद में कंपनी को ही बंगाल प्रांत का
को बना दिया गया। तो इस प्रकार से कंपनी के अफसर भी धीरे क्या हुए, डाक में बैठे थे। काफी उसके बाद बंगाल में असली जो नवाबों को इस बात के लिए बात कर दिया गया था, वो वास्तविक लोग कि वे कंपनी अफसरों को निजी तौर के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे और खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेसाब मदद जमा कर दी। 1747 में जब इंग्लैंड से मद्रास गए थे 18 साल तक, और उन्होंने उसी बीच में बहुत सारे धन को एकत्र कर लिया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे, लेकिन और यहाँ पर इस प्रकार से आज ये आपका व्यापार से साम्राज्य तक का टॉपिक का यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।